बहुत सारे यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। लग्न साधन का पता नहीं, नक्षत्र साधन का पता नहीं, भयात भोग का पता नहीं, परंतु लोगों के बड़े बड़े भविष्य बताने के लिए बोलते हैं ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा। और सिद्धू मूसे वालों के अभी आपने बता दिया कि आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। हमारे भाई साहब है बिल्ला सिद्धू घूमन जी, तो उनसे तो जब इलेक्शन की बात चली तो बात चली थी कि ये लड़ना चाहिए कि नहीं, तो बिल्ला भाई को बोला, मैंने कहा नहीं। अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से करते फिर क्या कॉम्प्लिकेशन तो इफेक्ट पड़ता है। किस चीज के इफेक्ट? देखो सप्तम भाव का मंगल जो है वो डायरेक्ट विधवा योग को पैदा कर देता है। हमारे क्षेत्र में बहुत से हैं। तो आपने भी एक मार्केज का बनाया था फॉर्मूला, तो क्या ये डेट प्रेडिक्ट की जा सकती है? आपकी में तो राजयोग है, गज केसरी योग है। इतनी सी मेहनत, ग्रहों का प्रभाव और राजयोग, क्या मिलेगा? फॉर्च्यूनर का 10 12 20 टिप्पर। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। प्रसिद्ध फेमस एस्ट्रोलॉजर सब जानते हैं उनको, और वो कोर्स बेच रहे थे अपना कि मैं 15 दिन में आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा। 14 वर्ष ज्योतिष पढ़ा है तब जाके लोगों की कुंडलियां देखनी शुरू की। अब वो 14 दिन में क्या पढ़ना सिखा रहे हैं मैं नहीं जानता। 14 दिन में तो 27 नक्षत्र याद नहीं होंगे लोगों को। सब कुछ छोड़ दो, योग के नाम याद करके बता दो 14 दिन में। ऑनलाइन चल रही है, वहाँ पे कुंडली चेक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि 30 मिनट में वो रिचार्ज सिस्टम है वहाँ पे। एक ऐप के माध्यम से एक बार बात करनी चाहिए। तुमने कहा कि हम आपको रख लेते हैं, आप आ जाइए हमारे इंटरव्यू के लिए। कॉल रख दी, 2 चीजें उन्होंने पूछी, आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं? जी डाल सकते हैं। एक इसमें ऐसे चार्ट खुलेगा, नंबरिंग होगी और उलझा के रखना है कम से कम 30 मिनट के लिए, उसका आपको कमीशन मिलेगा। दैट्स इट। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा फ्यूचर पहले ही लिखा हुआ है और हम अपनी कुंडली से उसे जान सकते हैं? तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे उन्ना के स्टार एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा जी। तो इनसे हम जानेंगे कुंडली के बारे में, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, ऑनलाइन ये कम है और ऑफलाइन इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो आगे आगे आपको इनकी अचीवमेंट्स भी बताते हैं और इनके साथ इनके इस टॉपिक के ऊपर पूरी बातचीत करते हैं। भैया वेलकम, आपका कैसे हो? जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी। तो भैया सबसे पहले आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है? अगर एक इंसान को नहीं पता है, एक सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाना हो, तो किस तरह से आप बताओगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखो एस्ट्रोलॉजी तो हम इंग्लिश का वर्ड बोलेंगे, जी। परंतु जो इसका उचित शब्दार्थ जो एक संस्कृत में जो इसका वर्ड है उसको हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ज्योतिष हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की काल गणना को ज्योतिष हम कह सकते हैं, जिसके 3 स्कंद होते हैं, सिद्धांत, होरा और मुहूर्त शास्त्र इत्यादि। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी जो आपने ज्योतिष कहा, क्या ये न्यूमरोलॉजी है, नंबर कैलकुलेशंस के ऊपर बेस है, या फिर ये जो ग्रह होते हैं उनकी चाल के अकॉर्डिंग ये बताई जाती है? न्यूमरोलॉजी एक अलग चीज है, ज्योतिष शास्त्र जो है वो अलग चीज है। ज्योतिष शास्त्र एक गणना का एक मैटर है जिसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कुंडली बनाते हैं, जो कि ग्रहों की चाल के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे कि हमने लगन कुंडली बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लगन स्पष्ट करना है, तो लगन स्पष्ट करने के भी बहुत सारे सूत्र हैं। तदुपरांत नवग्रह, जिनको हम नवग्रह कहते हैं, सूर्य चंद्र इत्यादि, तो नवग्रह स्पष्ट करने पड़ते हैं। वो नवग्रह स्पष्ट करने के बाद कौन सा ग्रह कुंडली में कहां पर बैठा है, अर्थात उसकी गणना के अनुसार उसकी गति कहां तक पहुंची है, वो उस कुंडली में स्थित हो जाएगा। उसके अनुसार ही आगे की स्थिति तय होती है। ज्योतिष शास्त्र में लगन कुंडली ही सब कुछ नहीं होता। आजकल आपने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, लग्न साधन का पता नहीं, नक्षत्र साधन का पता नहीं, भयात भोग का पता नहीं, पलभा इत्यादि का पता नहीं, परंतु लोगों के बड़े बड़े भविष्य बताने के लिए बोलते हैं ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा।
वैसा कर दो वैसा हो जाएगा। जब बात आएगी गणना की तो 1 रुपए की नॉलेज उनको नहीं होती। हमने ऊना में भी ऐसे कई लोग देखे हैं। जब हमने नया नया इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया, ज्योतिष शास्त्र को अपनाया, तो कई बार चुनौतियां होती थी कि ये फार्मूला कैसे सिद्ध होगा। तो हमने सुना कि हमारे क्षेत्र में अमुक ज्योतिषी बहुत अच्छे हैं, तो हम उनके पास गए। भाई कैलकुलेशन बोलते जी लगन कुंडली का पता है, इसके आगे नहीं पता। तो ज्योतिष शास्त्र का मतलब मूलांक ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब केवल लगन कुंडली ही नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारा लंबा ये अथाह समुद्र है, जिसको हम रत्नाकर कह सकते हैं। बहुत बड़ा समुद्र, जिसमें षोडश वर्गीय कुंडलियां, अष्टक वर्ग, महादशा, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, खटोत्तरी दशा, द्वादशोत्तरी दशा, योगिनी दशा इत्यादि, प्रश्न कुंडली। कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, तो उनका भविष्य कैसे जानेंगे, उनको प्रश्न के उत्तर कैसे मिलेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो जो एक ज्योतिष शास्त्र है, वो तीनों कालों की गणना को करने वाला एक ऐसा शास्त्र है जो कि त्रुट्यादि प्रलयंत काल कलना मानव प्रवेद क्रमात्, अर्थात त्रुटि आंख झपकने तक की गणना को करने वाले शास्त्र को हम सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं। अब आप एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे मेरा कोई प्रश्न है, मैं आपके पास लेकर आया, तो क्या मेरे प्रश्न से पहले आपको कुंडली देख के पता चल जाएगा कि मैं क्या प्रश्न लेके आया हूँ आपके पास? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, हैरान होते हैं कि हम पंडित जी से कार में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। हम उनके आने का समय देखते हैं, उनके शारीरिक संरचना को देखते हैं, कैसे आगमन हुआ, उसी से प्रश्न कुंडली बनती है। तो मोस्टली मैं ये नहीं कहता कि हमें सारा कुछ पता होता है, नहीं, परंतु फिर भी 80-90% क्लियर हो जाता है कि इनका प्रश्न ये है। और यदि प्रश्न उचित है तो उसका सही ज्योतिष लगाना उचित होगा और उसका उत्तर भी हमें उचित मिलता है। तो प्रश्न कुंडली आधारित हमें प्रश्न पता होता है कि व्यक्ति के पास क्या प्रश्न है, क्या इसका उत्तर होगा। अब आपने सारा कुछ बताया कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, बट वो ज्योतिष बने हुए हैं। अब लोग हर एरिया में होते होंगे एस्ट्रोलॉजी की, उनके पास ही हमने जाना क्योंकि उनकी बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन है। अब आप हमें बताइए कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमें इन्हीं के पास जाना चाहिए, इनको प्रॉपर नॉलेज है। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले क्या चीज़ों का मतलब उनका इनके बारे में एनालिसिस करें? देखिए, सबसे पहले तो जब हमें कहते हैं कि जब हमें किसी ज्योतिषी के पास जाना है या किसी ब्राह्मण देवता के पास जाना है, तो पहले तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब खाली हाथ से वहां पर मैं तो 2 चीजों से भी अभिप्राय लेता हूं। सामर्थ्य के अनुसार उनके पास चाहिए। ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम ना हो। कोई कोई एस्ट्रोलॉजर इतने महंगे हैं कि लोग 10 बार सोचते हैं कि हम उनके पास जाएं कि ना जाएं। पहली बात तो यहीं से क्लियर हो गई। बिल्कुल। दूसरी बात, हम किसी के पास जा रहे हैं तो यदि हम ग्रेजुएट हैं तो हमारे जो प्रश्न होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर के होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन तक का सफर हमने तय किया हुआ है। राशि, लग्न, महादशा इत्यादि ये वस्तुएं हम डेली सुनते हैं। ठीक है जी। आजकल आपको एक और चीज सुनने को मिलेगी, शनि, साढ़े सती। कुछ लोगों को नया, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ लिया, वो डरना शुरू कर देंगे। आपने बात पूछी कि हम ज्योतिषी को कैसे जाने कि हम उचित ज्योतिषी के पास जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। उनकी कैलकुलेशन से, उनकी कैलकुलेशन आपको बता देगी कि लास्ट कुछ समय पहले आपके साथ ये हुआ है, अभी आपका तत्काल ये चल रहा है और फ्यूचर में ये चलेगा, और वो बिना गणना के नहीं बता सकते। दूसरी बात, पहले समय में एक कुंडली बनती थी, जन्मांग बोलते थे जिसको, टिपड़ा के नाम से जानते थे, परंतु आजकल आपने देखा होगा किताब टाइप बन रही है। तो बहुत से लोग, हम भी प्रयोग करते हैं, परंतु बहुत से लोग कंप्यूटर में डाला, कंट्रोल+P किया, प्रिंट आउट
निकाला और कुंडली आपको बना करके दे दी। यदि सही मायने में एक कुंडली की गणना करनी हो तो कम से कम 15 से 20 दिन में एक कुंडली तैयार होगी। यहां से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ज्योतिषी कितनी कैलकुलेशन कर सकता है और क्या उसकी कैपेबिलिटी है। तदुपरांत जब हम किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए कहते हैं तो उपायों के ऊपर जोर होते हैं। माना कि रेमेडीज करने से हमें रिजल्ट मिलते हैं, परंतु हर क्वेश्चन का उत्तर पाठ नहीं होता, हर क्वेश्चन का उत्तर रेमेडी नहीं होता, हर क्वेश्चन का उत्तर कुछ ना कुछ करना ही नहीं होता। तो उचित ज्योतिषी को जानने के लिए सबसे पहले उनके पास गणना होनी चाहिए। दूसरी बात, उचित समय होना चाहिए, आपके पास भी ज्योतिषी के पास भी। तदुपरांत कैलकुलेशन करके सही समय का, उचित प्रश्न का हमें ज्ञान हो सकता है। अब आपने सारा कुछ बताया, पर आपका मेरे को पता है कि इंटरेस्ट आर्मी में था स्टार्टिंग में, जी तो जी। फिर आप इस फील्ड में किस तरह से आए, और उसके बाद इस फील्ड में आने के बाद भी आपने इतनी ऊंचाइयों को हासिल किया। अपने कॉलेज टाइम पे आप हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, वहाँ पे भी गए थे उनके जब वाइफ का क्रियाक्रम करवाने के लिए, तो वो भी थोड़ी सी स्टोरी बताएं, वो कैसे आप गए और इस फील्ड में कैसे आए आप। देखिए, ज्योतिष एक अलग चीज है। ज्योतिष हमारा, हम नहीं जानते कि हमारे कुल में ज्योतिष कब से है। हम अपने कुल में नए हैं। मान लीजिए मैं अपने कुल में कब से हूं, 30-35 वर्ष से, परंतु हमारे कुल में ज्योतिष जो है पता नहीं 1000 साल से है, पता नहीं 2000 साल वर्ष से है। जब हमारे पास कोई चीज होती है हम उसको तवज्जो नहीं दे पाते। जब लोग आकर के बताते हैं कि आपकी वस्तु कितनी कीमती है, तब हमें पता चलता है ये हमारी क्या वस्तु कीमती है। ऐसे ही मैंने भी साहित्य, जैसे शास्त्री करते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ शास्त्री साहित्य ज्योतिष इत्यादि जो भी पढ़ना था पढ़ा। तो इंटरेस्ट कहाँ जागा कि जी भर्ती होना है, दौड़ लगाते थे ये वो। तो एक बार आपके प्रश्न से बात आती है, एक बार ट्रेन में आ रहे हम, वहां किसी के ऊपर चर्चा हो गई। तो उस समय मैं LBS में पढ़ रहा था दिल्ली में। तो वहां पे शाम के समय में ज्योतिष के कुछ क्लासेस पढ़ाई जाती थी। जो ज्योतिष के छात्र नहीं होते थे उनके लिए ज्योतिष की कुछ कक्षाएं लगती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस। उसमें प्रश्न कुंडली पढ़ाई जा रही थी, तो हम भी बैठ जाते थे। तो ट्रेन में आते आते वो चीज देखी मैंने कि हमारी बहस होगी किसी बात पे, तो प्रश्न कुंडली को लेकर के जब उसका उत्तर निकला तो मेरे को लगा अच्छा ये कैसे हो सकता है कि मैंने इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, परंतु जितना पढ़ा उसके ऊपर कैलकुलेट करके इसका उत्तर दिया और वो उत्तर सही हो गया। तब से मेरा, और मैंने वो पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद से फिर से ज्योतिष में आ गया और ज्योतिष की जो शिक्षा है वो मैंने पूर्ण की। तब दरमियान सर प्रेसिडेंट सर से मिलने का वहाँ मौका मिला एक बार, तो थोड़ा कर्मकांड था वो करवाया। तो ये सब जो अचीवमेंट्स मिलती हैं ये हमें हमारे संस्थान से मिलती हैं। कि जैसे हमारे जो गुरुजी लोग हैं तो काफ़ी धुरंधर विद्वान हैं, तो जिनके सानिध्य में हम पढ़े वो BC हैं अभी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के। तो गुरुजी को बहुत, वो भी हम उनको ही समुद्र बोलेंगे, अथाह ज्ञान, हम तो उनके आगे 1% भी नहीं। तो उनके माध्यम से हम कई लोगों से ऐसे जैसे उनसे मिलने आते थे। केजरीवाल फर्स्ट टाइम दिल्ली में प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहा था, आपने पोस्ट डाल दिया था कि वो इलेक्शन जीतने वाले हैं, और सिद्धू मूसेवाला के अभी आपने बता दिया कि आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। तो उसके पीछे थोड़ी स्टोरी बताइए, किस तरह से आपने वो शरेआम आपने मतलब पब्लिकली पोस्ट कर दिया था वो आपने फेसबुक के ऊपर अपने। बिल्कुल, हमें शौक था, तब नया नया फेसबुक चला जी। तो कोई फोटो डालता था, कोई कुछ डालता था। अब हम ज्योतिष पढ़ते थे भाई, ज्योतिष की गणना डालनी है। तो हुआ क्या कि उस टाइम बात चली कि नई पार्टी आई है जी, कोई आम आदमी पार्टी, ऐसे कैसे ऐसे। तो बोले ठीक है। तो वहां नारा चलता था, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो संघर्ष चल रहा था किसके साथ चल रहा था, बोला संघर्ष ये अन्ना जी के साथ चल रहा है, ये लोकपाल बिल के ऊपर चल रहा है। अच्छा जी, इसमें कौन कौन बंदे हैं, ये बंदे हैं। हम भी गए उस प्रोटेस्ट में, छोटे थे तब परंतु गए उस प्रोटेस्ट में। फिर केजरीवाल जी सामने सभी बोलने लगे ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा इलेक्शन लड़ेगा।
ऐसे ही हम उनसे मिले वहां पे ना, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना जी। मिले, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ दो, कैलकुलेशन की हमने, और मैंने ऐसे डाल दिया, मतलब अपने फेसबुक में पेज में ना लिख लुक के ना डाल दिया कि ये बंदा सीएम बनने वाला है। बिल्कुल। और वो क्योंकि उसका था, बिल्कुल। मतलब कैलकुलेट करके डाला था, ऐसे नहीं डाला था। तो डाल दिया, वो 2012-13 की बात होगी। जब वो डाला तो पता लगा कि भाई उन्होंने सर्च किया कि ये किसने डाला, वो तो पूरा वायरल हो गया बिल्कुल। कि ये बंदा बनेगा 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 बनेगा। वो भगवान की कृपा से वो उसका ताज उसके सर पे लगना था, वो जीत गए। सिद्धू मूसेवाले को ने रिकमेंड किया था कि हाँ मत जी। लड़े हो। तो एक बार हम मिलने गए, हाँ जी। तो ऐसे ही बातचीत हुई थोड़ी बहुत कि हाँ क्या है क्या है, बोले निकट भविष्य में हम जाएंगे। हमारे भाई साहब हैं बिल्ला सिद्धू कुमड़ जी, ओके। है ना, उनसे बड़ा हमारा मतलब रहता है, बातचीत होती रहती है। तो उनके साथ हम गए वहाँ मूसा में, मूसा गाँव। उनके गांव में। तो वहाँ पूरा हवेली में घूमे और ऐसे ही बात हुई। तो उनसे तो जब इलेक्शन की बात चली, तो बात चली थी कि ये लड़ना चाहिए कि नहीं। फिर बिल्ला भाई को बोला, मैंने कहा इनको बोलो कि मत लड़े इलेक्शन, खराब करेगा ये। तो ऐसे मतलब हर किसी का नहीं होता है कि अगर हम किसी फील्ड में बहुत आगे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इलेक्शन भी जीतेंगे, जरूरी नहीं है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं तो हमारे सर के ऊपर सेहरा भी बंधेगा और हम मंत्री भी बनेंगे। तो कैलकुलेशन के ऊपर होता है। तो ये अब बात चीज एस्ट्रो मतलब ज्योतिष से सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब जैसे मिडल ईस्ट में वॉर लगी हुई है, तो जी। ये प्रिडिक्ट था पहले? जैसे बहुत अब रील्स वायरल हो रही हैं कि विश्व युद्ध लग सकता है, ये कब खत्म हो सकता है, क्या ऐसी आने वाली फ्यूचर की चीजें एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट की जा सकती है कि आने वाले टाइम पे कौन सी महामारी आएगी, क्या चीज कब, कौन सा मतलब एपिसोड कब होगा? बिल्कुल। आपने संबत शब्द का नाम सुना है? जी। संबत चलते हैं, जी। 60 संवत्सर होते हैं। ये बदल के ऐसे आते हैं घूम के, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हैं। जो अभी पिछला गया वो सिद्धार्थी नाम का संबत, उससे पहले ऐसे काल युक्त, है ना, ऐसे अलग अलग नाम है। आजकल चला है रौद्र, ठीक है जी। तो जब इनको निर्धारित नहीं किया जाता कि अभी कौन सा चलाना है, कि मेरे मन में आया जी सिद्धार्थी नहीं चलाना जरूर, इनका एक क्रम है, वो क्रमानुसार वो चलेगा। प्रत्येक संवत्सर की कैलकुलेशन होती है कि ऐसे संवत्सर में ऐसी स्थितियां बनेंगी और किस दिशा में बनेंगी। ये जो संवत्सर है, कुछ चीजें कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, आने वाली चीज जो है वो अपनी परछाई पहले छोड़ती है। जैसे ये रौद्र नाम का संवत्सर जो प्रारंभ हुआ, तो इसकी जो परछाइयां वो पहले से घूमने लग गई थी। मार्च ही महीने में क्यों जंग लगी, इससे पहले नहीं लगी? क्योंकि समय होता है, उसके बदलने का समय है। धुआं उठ रहा है परंतु आग नहीं जली, वो कब जलेगी? जब उसका सही उचित समय आएगा। तो ये जो संवत्सर होता है उसके प्रभाव, सुप्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं, जिनके कारण से ये सिस्टम जो बन रहा है। मिडल ईस्ट की जो लड़ाई लग रही है, जा वहां पर जो तीसरे विश्व युद्ध का जो माहौल बन रहा है, ये संवत्सरों के अनुसार बनता है। आप कभी उठा करके देखेंगे पिछले जब संवत्सर होंगे ना, तो इन्हीं नामों के जो संवत है ना, इन्हीं में से होंगे। और विश्व युद्ध या युद्ध या महायुद्ध इन्हीं के समय में हुए होते हैं। अब जैसे आपने बताया कि होता है, तो अब आप इसके रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन दे सकते हो कि ये वर्ल्ड वॉर 3 लगेगी या फिर ये युद्ध कब खत्म होगा? देखो, बिल्कुल आपने सही कहा, किसी भी चीज का होने के लिए निश्चित समय, परिस्थिति की अनुकूलता का होना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं, तो इसकी प्रेडिक्शन ये रहती है कि कोई भी चीज प्रारंभिक, जैसे अभी संवत्सर प्रारंभ हुआ है तो इसके पहले 16 दिन क्रूशल, इन 16 दिनों में संपन्न हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा चलने वाला है और निश्चित रूप से वर्ल्ड वार की ओर जाएगा ये। ओके। जी। अब भैया बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हो रही है, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने रेफरेंस भी दी हुई है बुक्स में, कि उसमें कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 लगेगी और भारत का उसमें पक्ष हैवी रहेगा और उसके बाद भारत एक विश्व गुरु बन के उभरेगा। तो क्या आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसके ऊपर? देखिए, मैंने क्लियर किया आपको कि यदि इस संवत्सर के पहले 16-17 दिनों में यदि ये संपन्न होता है युद्ध, तो ये युद्ध ही रह जाएगा, नहीं तो ये विश्व युद्ध बनने की और कमी नहीं रहेगी इसकी।
दूसरी बात, भारत विश्व गुरु बने, ये मेरी भी मन की इच्छा है। भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा, परंतु मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर के बाद भारत जो है वो विश्व गुरु बने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में कितने निर्दोष लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है, कितना नुकसान होता है। तो ये मेरी कामना है कि विश्व शांति से भारत जो है वो विश्व गुरु बने। गुरु बने। भैया बहुत लोग मतलब एस्ट्रोलॉजर्स हर तरह के अलग अलग होते हैं, बहुत लोगों को डराने की कोशिश करते हैं राहु और शनि के नाम के ऊपर। तो आप मेरे को बताइए कि इन ग्रहों से लोग डरते क्यों हैं? जी, देखिए, जहां तक बात आती है डराने की, आप भी जानते हैं और जो मेरे पास लोग आते हैं वो भी जानते हैं कि मुझे जाना किस लिए जाता है कि मैं कोई उपाय नहीं बताता। दूसरी बात, जो मैमी लोग होते हैं मैं उनकी कुंडलियां नहीं देखता। जिनको प्रेडिक्शंस चाहिए वो भी कैलकुलेशन बेस पे मैं उनकी ही कुंडलियां देखता हूं। दूसरी बात, हमें पता रहता है कि जो व्यक्ति है उसका कुंडली के ऊपर इंटरेस्ट है या किसी और चीज के ऊपर, बात करने से क्लियर हो जाता है। आपने पूछा कि शनि राहु, मात्र शनि और राहु ही नहीं है जिससे डराया जाता है या लोग डर जाते हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं। मार्केश, कारागार योग, ठीक है जी, और कलंक योग, राहु, राहु केतु, शनि इत्यादि, साढ़े सती, ढाइया, पुनौती, इन शब्दों को सुनने मात्र से लोग डरने लग जाते हैं। तो मैं आपको इसे निश्चिंत करता हूं कि डरना नहीं चाहिए, कि देखो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो फल करके ही जाते हैं, परंतु यदि हम उसका अध्यात्म ना हो सके तो दान से रेमेडी करें, उपाय करें, तो निश्चित रूप से अपना प्रभाव कम कर देता है। जैसे कि शनि की बात चलती है तो साढ़े सती तो आएगी। साढ़े सती का अर्थ क्या होता है? 2.5 वर्ष एक राशि को भोगना, 2.5 वर्ष दूसरी राशि के ऊपर प्रभाव, 2.5 वर्ष पीछे वाली राशि के ऊपर प्रभाव, अर्थात 7.5 वर्ष, जिसके प्रथम 2.5 वर्ष कष्टकारी माने जाते हैं। पनौती, ढाइया इसीलिए बोलते हैं। तो उसमें डरना थोड़ी चाहिए। शनि के निमित्त जो उपाय बने हैं छोटे, उन उपायों को करना चाहिए, तो डरना नहीं चाहिए। डरने से क्या होगा? सत्यता के साथ, वास्तविकता से लड़ना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। रही बात राहु की, राहु के अंतर्गत जब केतु का टेन्योर आता है वो सबसे खराब होता है। या फिर मार्केश बन रहा हो तो राहु उसके पीठ पे सवार होकर दूसरे ग्रह को तंग करता है, वहां पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मतलब बात यह है कि जरूरी नहीं कि आपकी राहु की महादशा है, जरूरी नहीं कि आपकी शनि की महादशा है और वो आपको तंग करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। उसके और भी बहुत से पक्ष देखने पड़ेंगे। नवांश कुंडली में कैसा है, षोडश वर्गीय कुंडली में स्थिति कैसी है, महादशा में किस ग्रह के साथ वो चल रहा है, किसके घर में बैठा है, दृष्टियां कैसी हैं, युति कैसी है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, मित्र घर के घर में है, स्वक्षेत्री है, उच्च क्षेत्री है, कितनी डिग्रियां हैं। देखो ना कितना कैलकुलेशन है। बिल्कुल एकदम से तो नहीं। आप किसी को मिलोगे यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजी एकदम में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे आजकल तो ऑनलाइन लोगों ने पागल किया हुआ है, 1 रुपया डालो कुंडली दिखाओ, 1 रुपया डालो कुंडली दिखाओ। लोग क्या इतने बेले हैं? 1 रुपये में कैलकुलेशन, कि मतलब फोन पकड़ के बैठे हुए हैं, कोई मेरे को 1 रुपया डालेगा और मैं कुंडली देखनी शुरू कर दूंगा। अरे भाई, कुंडली देखनी है, कम से कम उसकी कैलकुलेशन करने में, लगन साधन करने में आधा घंटा निकल जाए आपका। जैसे 7.5 की आपने बात की, तो लोग डरते क्यों है उससे? मतलब डेंजरस होती है ये या फिर नहीं होती है? देखिए, शनि का जो टेन्योर होता है, शनि न्याय का देवता है जी। वो न्याय करता है। आपका कर्म सही है, शनि आपके कर्म में आपका न्याय करेगा। आपको तंग क्यों करेगा? वो आपको क्यों डर है? यदि आपने कर्म से आप पतित हैं तो शनि की 7.5 क्या, शनि की महादशा जैसे प्रारंभ होगी, शनि आपका हिसाब किताब करना शुरू कर देगा। शनि सबसे ज्यादा देने वाला ग्रह है। इतना देता है, इतना देता है, संभाल लो उसको। 19 वर्ष के लिए आती है इसकी महादशा। ओके जी, और इतना देता है, नहीं संभालोगे 19 वर्ष में जो दे के जाएगा सारा ले जाएगा। फिर आप बोलोगे ओहो क्या किया, क्या हो गया एकदम से। जैसे अब आपने मार्केश की बात करी, अगर किसी की कुंडली में मार्केश योग बना हुआ है
तो रेमेडी से उसे हम खत्म कर सकते हैं या फिर वो चीज होके ही रहेगी? देखिए, सबसे खतरनाक मार्केश के लिए बुध और चंद्रमा को हम अच्छा नहीं समझते। जनरली बुध और चंद्रमा शांत ग्रह माने जाते हैं, शत्रु भी नहीं होते बहुते किसी की। परंतु जब इनके पास पावर होती है तो बुधस तदनु चंद्रोपी बलवान तदनु तदविदा, कहते हैं कि बहुत बलवान होते हैं, खतरनाक टाइप। तो समय रहते ही रेमेडी कर देनी चाहिए इसकी, इसके निमित्त जो उपाय बने हैं वो कर देने चाहिए, ताकि जब आपको मार्केश का सामना करना पड़े तो नुकसान ना उठाना पड़े। परंतु यदि आपके वर्ष लगन में, अर्थात वर्षफल निकालते हैं ना जन्मदिन से जी, पहले, जी, जी। उसमें भी यदि ग्रह खराब है, उधर महादशा भी खराब है, योगनी भी खराब है, तो फिर तो भगवान राम ही हैं, भगवान वही है, देख सकते हैं आपके कष्टों को, जो आपके कष्टों को समाप्त कर सके। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखिए, अंत तो गत्वा, बात यहां पर खत्म होती है। यदि आपकी कुंडली में मार्केश है और आपने सत्कर्म किया है, तो मार्केश जितना आपका जीवन है वो जीवन आपका आप जी करके जाओगे। नहीं तो मार्केश आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है। और मार्केश निकालने के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, ओके। सटीक फॉर्मूले। अब जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट हम लेके जाते हैं, डॉक्टर मना कर देता है कि जी ले जाओ, अब इसकी सेवा ही है। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कुंडली है ये कि उसमें प्रॉब्लम्स है कि आपने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब इसका कोई इलाज नहीं है? ऐसे केस आते हैं? देखो, आप तो मुझे बचपन से जानते हो, जी। कब से जानते हो, आपका बिल्कुल। वो है। आपने कितने केस देखे हैं कि मतलब उन लोगों को सटीक समय से 5 से 6 साल पहले बता दिया गया था बिल्कुल। कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी, सुधर जाओ, वो घटी। उसके बाद रही बात, एक छोटा सा वाक्य है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। एक पेशेंट को भेज दिया हमने वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। किसी ने भेजा कि अच्छे पंडित जी आप उनके पास जाओ। मैंने उनको बोला, भाई पंडित जी के पास बाद में आना, पहले अपना कैंसर का चेकअप करवा के आओ। वो मेरे ऊपर हंसने लगा। मेरे को कैंसर नहीं है। कहा जी भाई मार्केश बन रहा है तेरा, और बन भी ऐसे ऐसे बन रहा है कि कैंसर से कम बीमारी नहीं निकलेगी। चेकअप के लिए गए वो, और वहां पर उन्होंने चेकअप करवाया तो नॉर्मल था, उस समय कुछ था नहीं उनको। डॉक्टर ने भी उनको भेज भूज दिया, आर्मी में है वो पर्सन। तदुपरांत कुछ समय बाद लक्षण दिखे, वो चले गए आर्मी हॉस्पिटल। उन्होंने स्कैन वगैरह किया तो उनको निकल गया कुछ, और बाद में पता चला तो कैंसर के लक्षण थे। और वो व्यक्ति मेरा इतना थैंकफुल हुआ कि फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया, और डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सेकंड या थर्ड में होते तो इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता। तो मार्केश के सटीक निर्णय हैं, फार्मूला से पता लग जाता है कि कैसी बीमारी आ सकती है, और पता लग जाता है। आपके साथ भी एक बार वाक्य हुआ था, आप भी बताएं क्या हुआ था। मेरे को इन्होंने पहले ही बता दिया था, मेरे पापा गए थे इनके पास टिपड़ा लेके, तो इन्होंने 1 मंथ पहले ही बता दिया था कि इससे गाड़ी की चाबी वगैरह सब कुछ ले लो कि इसके साथ कुछ हो सकता है। और वही चीज़ हुई कि रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले इन्होंने मेरा अभिषेक करवा दिया था, और उससे ये हुआ कि मेरा सिर्फ हाथ पे खरोच वगैरह ही, हाथ वहाँ कुछ नहीं टूटा। तो मतलब वो इतना बड़ा आ गया था, इन्होंने पहले बता दिया था। उसके बाद एक और मैं वाक्य बताता हूँ। मेरी बहस हो गई थी भैया के साथ, हम किसी शादी में गए हुए थे, तो मैंने पूछा 10th के बाद कि भैया मैं आगे क्या रखूं। भैया कहते हैं कि तू कॉमर्स ही रखेगा। मैं कहा मैं रखूंगा ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो नॉन मेडिकल में है। पर कहते जो मर्जी कर ले तू कॉमर्स ही रखेगा। और ऐसा सिस्टम बना उसके बाद कि ऑटोमेटिकली मेरे को कॉमर्स ही रखनी पड़ी। और भैया ने सारा कुछ मतलब शुरू से बताया जो भी होता है। अब भैया ये बात निकली यहाँ से। अब मैं ये पूछता हूँ कि जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि हर 1 मंथ के बाद हमें अपनी बॉडी पूरी चेकअप करवानी चाहिए, तो कुंडली का भी कोई टाइम होता है कि कितने टाइम के बाद हमें अपनी कुंडली चेक करवानी ही चाहिए? बिल्कुल, देखो, एक तो पहले परिवार होते थे बड़े, बिल्कुल। ठीक है जी। मान लीजिए एक माता और एक पिता, तो उनके 5, 6, 7 बच्चे होते थे। जिनके 2 या 3 बच्चे होते थे उनको गरीब गिनते थे, और जिनके घर में 5, 6, 7 बच्चे होते थे उनको बोलते थे हाँ परिवार है। तो पंडित जी जाते थे, तो पंडित जी एक वहम डाल के रखते थे, सबकी कुंडलियां अलग अलग रखो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पंडित जी गए, और अगर एक कुंडली देखनी पड़ी तो 7, 8, 10 देखनी पड़ेंगी। आपका प्रश्न है कि कुंडली कब दिखानी चाहिए?
अब पंडित जी कम जाते हैं लोगों के घरों में, आपने देखा होगा। नहीं, मेरा प्रश्न है कि कितने टाइम के बाद हम मैं बता रहा हूँ जी कि पंडित जी कम जाते हैं लोगों के घरों में। जी जब कोई फंक्शन होगा तो पंडित जी जाएंगे। पहले क्या होता था, एक आत्म साक्षात्कार होता रहता था, एक आत्मसार रहता था। हम गए और हमारे घर हैं जी 2000, तो उन 2000 घरों में ऐसे ही घूमते थे, हाँ, जाएंगे कि सब नमस्कार करेंगे, पंडित जी आए, पंडित जी। अब वो ना सिस्टम खत्म हो गया है। अब क्या है कि पंडित जी बैठते हैं, लोग कुंडलियां लेकर के आते हैं। तो आपका प्रश्न है कि कब कुंडली दिखानी चाहिए? तो कुंडली दिखानी चाहिए जब आपका जन्मदिन हो, उससे 10-12 दिन पहले दिखाओ। अपना वर्ष फल निकलवाओ, उससे पता चल जाएगा कि दशा क्या चल रही है और वर्ष में ग्रह कैसे आ रहे हैं, क्या उपाय किया जाए ताकि हमारा वर्ष जो है वो अच्छा निकल जाए। क्या इस वर्ष में रोग तो नहीं है? क्या इस वर्ष में कोई बड़ी असफलता हमारा पीछा तो नहीं कर रही? क्या इस वर्ष कोई हम ऐसे योग में तो नहीं फंस रहे? तो ऐसा संयोग रहता है। जैसे संयोग की बात है, अभी ऊना में एक गोलीकांड हुआ था, जी तो कुंडलियां दिखाने तो सभी आते रहते हैं। तो उसमें क्या था, देखो कि संयोग से कुछ जानने वाले होते ही हैं। मैं एक दिन बैठ के गिन रहा था कि देखो कम से कम 8-9-10 लोग तो थे जिनको मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि आपके जो है ना ग्रह खराब है ये वर्ष, आप लोग थोड़ा संभल के चलो। अब हमें नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, परंतु देखो ग्रह कहां से कहां ले जाते हैं लोगों को, है ना। और उनके कारागार योग बने हुए थे बेचारों को, फंस गए। ऐसा ही होता है। अब भैया जैसे कहते हैं कि सिंपल स्कोर बार बार देखने से कम होता है, कुंडली के बारे में ऐसे बोलते हैं कि अगर हम बार बार दिखाते रहें तो हमारे कर्म है जो वो कम होते। क्या जी सही है ये चीज? देखिए, अगर बार बार हम दिखाएं कुंडली, सिंपल स्कोर तो एक कॉमर्स चीज का मैटर हो गया, वो अलग चीज है। जी देखो, हम एक चीज को, जैसे आजकल एआई का जमाना है, एआई आज से नहीं है, एआई बड़ी पहले से है। हम सा का सुर लगाएंगे ना, बार बार लगाएंगे तो कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा। अब हम कुंडली को बार बार देखेंगे, हर बार नई चीज निकल के सामने आएगी। काम कम करेंगे, कब करेंगे हम तो कुंडली के पीछे लगे रहेंगे। कुंडली तो मार्ग बताएगी ना, बिल्कुल। वो इस वर्ष में एक बार मार्ग जान लो, जरूरत पड़ती है दोबारा जाओ, परंतु बार बार जाने से भी क्या है, कर्म करने से आप आगे बढ़ोगे। कुंडली मार्ग बताएगी, कर्म आप करोगे। कुंडली कभी ये नहीं बताएगी कि मेरे को देखते रहो और मैं तुम्हें तनख्वाह लगा दूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बिल्कुल। कुंडली तो दिखाओ, जरूरत पड़ने पर दिखाओ, वर्ष में एक बार तो कम से कम जरूर दिखाओ। भैया बहुत लोगों को पितृ दोष होता है, तो वो कैसे पता चलता है कि पितृ दोष उनको है? घर में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और पितृ दोष है क्या? बड़ी अच्छी बात है आपकी। देखो, आजकल आप ऑनलाइन कॉल करोगे किसी को तो उनका पहला उत्तर आपको यही मिलेगा कि आपको पितृ दोष है। दूसरी बात, आपके घर में पैसा बहुत है, रुकता नहीं है। बिल्कुल। तीसरी बात, आपके घर से दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही। बंदा बोलता है कि ये ठीक चल रहा है, ठीक है, ये अच्छे बता रहे हैं। फिर बताया जाता है कि आपकी ऑनलाइन पूजा करवा दी जाएगी। देखिए, मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों एक सिक्के के पहलू हैं। मंत्र को जानना, यंत्र को जानना, तंत्र को जानना एक सिक्के के पहलू है। पितृदोष का निर्णय करना घर के सिम्टम्स होते हैं। मैं सबके सामने बोलूंगा तो हर घर वाले देखने लग जाएंगे कि हमारे घर में ये है कि नहीं। तो उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। तो यदि मैं उसको सस्पेंस में रखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कारण क्या है उसका कि वो सुन करके लोग 10 जगह अप्लाई करेंगे और उल्टा बहम में पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो पितृ दोष हर किसी को नहीं होता। जिस घर में पुत्र की प्राप्ति है, घर में कार्य की वृद्धि है और नौकरी पेशा इत्यादि मौजूद है, तो मैं बोलूंगा पितृ दोष वहां पर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अगर किसी को अपना पितृ स्थान ही नहीं पता है तो फिर वो किस तरह से पूजा करें, किस तरह से वो पता लगाया जा सकता है? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। देखो, पितृ स्थान जठेरे
पितर इत्यादि, सती, इन नामों से इनको जानते हैं। इनका पहले तो हमें पता रहता है कि है कहाँ पर, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, हमारा कुल कहाँ से शुरू हुआ है, नहीं पता चलता तो हमें हरिद्वार में जो हमारे पंडा हैं, जिनके पास हमारी प्राचीन जितनी भी वंशावली है, उनके पास हमें पता चल जाएगा कि हमारा कुल कहाँ से प्रारंभ हुआ है और उस कुल के पितर कहाँ पर हैं, पता चल जाता है। नहीं पता तो हम इनका स्थापन कर सकते हैं, हम इनको स्थान दे सकते हैं, उसके भी निश्चित मुहूर्त होते हैं। बहुत से ऐसे परिवार थे जिनको नहीं पता था, तो उनको वहाँ भेजा गया और वहाँ से उन्होंने ज्ञात किया। देखो, जब विस्थापन होता है, विस्थापन अर्थात आप यहाँ पर हैं, इसके बाद आप नौकरी करने चले गए अहमदाबाद, एक पुस्त बीत गई, दूसरी बीत गई, तीसरी बीत गई, चौथी को पता ही नहीं है हमारा हिमाचल से कोई लेना देना है, तो अपने पितर भूल गए। तो ऐसे बहुत से परिवार होते हैं। तो अगर नहीं किसी को पता तो हरिद्वार से पता चल जाएगा कि हमारी वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है, तो पितरों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है भैया, आने कुछ टाइम पहले से हम लोग देखते हैं कि एक त्योहार एक ही दिन मनाया जाता था। हाँ। पर अब ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग वहम में पड़ रहे हैं कि दिवाली 21 को भी है, दिवाली 22 को भी है। ये कुछ ही 4-5 सालों से ये चीज शुरू हुआ है कि राखी आज भी मना रहे हैं लोग, 2-2 दिन त्योहार मना रहे हैं। तो इसके पीछे मेन क्या कारण है? देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास सटीक क्वेश्चन होना चाहिए और क्वेश्चन को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो काला अक्षर भैंस बराबर। बात हम कर रहे हैं तिथि की, जोड़ रहे हैं हम उसको त्योहार से, किस दिन होना है। जो त्योहार है उसकी एक निश्चित तिथि होती है, बिल्कुल, और त्योहार मनाने का एक निश्चित व्यवहार होता है। जैसे दीपावली थी, सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए जो त्योहार है वो रात्रिकालीन त्योहार है या दिन का त्योहार है। अब आप बोलोगे नया ही प्रश्न हो गया, समझ में आया? बिल्कुल। कैसे? शिवरात्रि दिन का त्योहार है कि रात का? रात का भी है, दिन का भी हो। कैसे? रात्रिकालीन त्योहार है। बिल्कुल। उसके बाद आपको कोई आके बोले शिवरात्रि दिन को मनानी, आप मना लोगे? नहीं मनाओगे। दूसरी बात, बैसाखी का त्योहार है, कब मनाओगे? दिन में मनाओगे कि रात को मनाओगे? दिन में। आपको कोई बोले रात को मना लोगे? नहीं। क्या है? प्रश्न उचित होना चाहिए। जब हमें पता है हमारा प्रश्न क्या है, फिर आती है उत्तर की बात। ठीक है जी। अब तिथि जो है वो सूर्योदय से शुरू नहीं होती। सूर्य गतियां जो होती हैं दिन की, वो कैसे कैसे होती है? जो दिन है वो सूर्य की गति से चलता है। सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, दिनमान बन गया। सूर्य अस्त हो गया, अगले दिन जाकर के सूर्य उदय हो गया, ये हो गया रात्रिमान। बिल्कुल। इसको हम एक दिन मानते हैं, सावन दिन, सौर दिन, ये अलग मैटर हो गया। इसको जोड़ते हम किससे? प्रश्न पूछते समय रात को 12 बजे से लेके दिन को अगली रात्रि 12 बजे तक इंग्लिश का दिन आ गया, उसको क्या बोल दिया हमने? एक दिन। पहले तो यही आप कंफ्यूज हो गए। फिर आ गई दिनांक की बात, तिथि। अब कोई तिथि शुरू होती है 11 बजे, कोई तिथि लग जाती है दोपहर को 2 बजे, कोई तिथि लग जाती है 9 बजे, कभी कभी संयोग से कोई तिथि रात्रि 2 बजे लगती है। तो ऐसे एक गणना हो गई वो। तो ये निर्धारण करने का जो मैटर है किसका है? ज्योतिषी का। ज्योतिषी। और हर कुल का एक ज्योतिषी होता है, हर कुल का एक पुरोहित होता है। व्हाट्सएप का ज्ञान रखोगे तो त्योहार मना ही नहीं पाओगे, उचित समय को खो दोगे। आपके जो पुरोहित बोलेंगे निर्धारण करके कि इस दिन ये त्योहार मनाया जाएगा, उसी के अनुसार मनाना चाहिए। ये विश्वास से जुड़ा हुआ है। और उदयात उदयो भानु, जो तिथि जो होती है ना, सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक एक सावन दिन गिना जाता है। और जो चंद्र तिथि होती है वो चंद्रमा की गति से बनती है। समझ गए? बिल्कुल। अब भैया, जिनको डीओवी अपनी नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ, आपने पहले भी प्रश्न कुंडली की बात करी कि उनको प्रश्न कैसे मिलेंगे। किसी को डीओवी नहीं पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है,
तो उसकी कुंडली किस तरह से निकाली जाती है और कौन सी कुंडली ज़्यादा एक्यूरेट है? जिसको डेट ऑफ बर्थ पता है उसके ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन आएँगे या फिर जिसके आप प्रश्न कुंडली से पूछ रहे हैं उसके ज़्यादा एक्यूरेट आएँगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम सारा संपन्न है, बिल्कुल। सब कुछ है। उसको भी मुहूर्त शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने काम करने की बात कही है, रिजल्ट कैसे निकलेंगे। एक तो ईज़ी रहेगा क्योंकि उसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है, तो उसका उचित समय देख लेंगे कब आ रहा है। दूसरा हम उचित समय देखेंगे मुहूर्त शास्त्र से, दोनों को मैच करके हम बता देंगे आपको ये काम इस समय में करना चाहिए, ये काम इस समय में नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। जी। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों के पास समय जन्म तिथि नहीं है, तो हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से हमारा जन्म कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, क्या हमारे पिताजी का नाम है, क्या हमारे माता जी का नाम है, क्या हमारी पत्नी का नाम है, किस नाम से हमारा नाम रहेगा, ये सारी बातों का ज्ञान 99% क्लियर निकलता है, बशर्त कि जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है, ऐसा विशेषज्ञ जो निकाल सके। उसमें ये मुहूर्त ये जो फॉर्मूला है ये मौजूद है। 2 चीजें कंप्लीट। तीसरी बात, यदि वहां से हम खर्चा करके पैसा दे के नहीं निकलवा सकते, तो तीसरी बात आती है प्रश्न कुंडली की। प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और ये जो कार्य प्रश्न पूछा गया है ये कब करना है, और कब करके सही उत्तर मिलेगा, सही रिजल्ट मिलेगा, और करना भी है कि नहीं करना है, ये भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमें पता चल जाता है। अब आपने देखा होगा कि सुबह को जब भी हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं और कुंडली के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से वो प्रेडिक्ट करते होते हैं। जब मैं कॉलेज टाइम पे था, मैं भी सुन के जाता था। 1-2 दिन तो उनके अकॉर्डिंग वैसा हो गया जैसे वो बताते थे, दूसरे तीसरे दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो मतलब साइकोलॉजी के ऊपर इतना इफेक्ट वो चीज़ डालती है ना, तो क्या वो चीज़ एक्यूरेट होती है या फिर नहीं होती है? देखिए, मैं किसी को गलत तो नहीं बोलता, परंतु हर न्यूज़ चैनल, आप एक जगह 10 न्यूज़ चैनल लगा लो, समय सबका सही होगा, वही समय में हर जगह अलग-अलग एस्ट्रोलॉजर बैठे होंगे। बिल्कुल। कोई मेष राशि बोल रहा होगा, कोई वृष बोल रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा। तो उनका वो निश्चित एक पॉडकास्ट करने का समय है, उन्होंने मसला देना है और बोलना है। और ज्यादातर वो राशियों के ऊपर बोलते हैं, तो वो सूर्य से निकली हुई राशि, जैसे कि एक महीना, सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि ये महीना आ गया, ये सूर्य में ये राशि बन रही है, ये नाम बन गए। परंतु हमारी जो जन्म राशि है वो हमारे नक्षत्र से बनती है, हमारा उससे ना मैच ही नहीं करेगा। आप बोलोगे ये तो ऐसा बोल रहे हैं, परंतु ऐसा है ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। वो जो प्रेडिक्शंस बनती हैं वो आपकी नक्षत्र के अनुसार बनती है। नक्षत्र में कौन सा चरण है, वो नक्षत्र कौन सी राशि के अंतर्गत आता है, उस राशि में आपको देखना चाहिए। भैया जैसे गंडमूल होते हैं, सर्प दोष होता है, मांगलिक होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसकी कुंडली में लिख दिए जाते हैं, तो ये चीज़ कैसे प्रेडिक्ट की जाती है और ये इनका मतलब रेमेडीज, इनका जो पाठ वगैरह होते हैं वो करवाना क्यों ज़रूरी है? आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखो, गंड और मूल 2 शब्दों से बना है। जब एक राशि के चरण वहां जाकर के पूरे हो जाते हैं, वहां से नई राशि प्रारंभ होती है। जो लास्ट वाला नक्षत्र है और जो अगला नक्षत्र है, जब वो दोनों ऐसे जुड़ते हैं, तब वहां उसको बोलते हैं गंड और मूल। ये 4 जगह ऐसी सिचुएशन बन जाती है। 3 जगह, रेवती और अश्वनी, मघा, श्लेष, ज्येष्ठा और मूल, 6 नक्षत्र बनते हैं। इन 6 नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे जो होते हैं ना, वो गंड मूल के अंतर्गत आते हैं। उस टाइम पे जितने भी बच्चे पैदा हुए पूरे वर्ल्ड में, सब में आएंगे वो चीज़? वर्ल्ड में ऐसा है, वर्ल्ड के एक कोने में हो सकता है मूल नक्षत्र हो, अगले में कुछ और हो, क्योंकि 12 घंटे का गैप आ जाता है ना, हाँ जी, ओके, तो जरूरी नहीं है। ठीक है। परंतु यदि वो नक्षत्र वहां पर लग चुका है, ज्येष्ठ नक्षत्र लग चुका है,
तो वो गंडमूल में गिना जाएगा। उसका चरण कोई भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रभाव कम रह सकता है परंतु उसके प्रभाव रहेंगे। क्या प्रभाव होता है शिक्षा अगर के ऊपर प्रभाव रहेंगे, उपाय ना करवाए अगर हम इनका, तो क्या? शिक्षा के ऊपर, ओके। सबसे बड़ी बात स्वभाव के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात पिता के लिए कष्टकारी होते हैं। पिता के काम के ऊपर प्रभाव कर देंगे, पिता को चोट लग जाएगी, भविष्य में चल करके बच्चे को सावधानियां बरतने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मतलब उसके रास्ते में रोड़े पड़े ही रहेंगे। और दूसरी बात, आपने पूछा काल सर्प दोष, यदि हम ज्योतिष के पौराणिक ग्रंथों को उठाएंगे तो उसमें कहीं आपको काल सर्प दोष का विवेचन नहीं मिलेगा। तो आधुनिक ज्योतिष में यदि आप देखेंगे तो 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं, तक्षक इत्यादि जो नाम है। और उसका रेमेडी नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का जो यज्ञ होता है वो करना चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी को वो एक तरफ रोक देता है, हमारे ग्रहों की एनर्जी को एक तरफ रोक देता है। हम कहते हैं ना, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुना विशेष त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। ये ग्रहों की दृष्टि है कि सभी ग्रह जो है ना वो अपने से सप्तम की ओर देखते हैं, कुछ ग्रह वो विशेष रूप से देखते हैं। तो जब ये राहु केतु उनको एक लाइन में अर्थात आमने सामने 180 डिग्री में बैठ जाएं, उनके अंतर्गत सारे ग्रह आ जाएं, तो ये उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं आधुनिक ज्योतिष के अनुसार। परंतु यदि हम वैदिक ज्योतिष को उठाएंगे तो उसमें सर्प शाप के नाम से ये दोष मिलता है और कहीं नहीं ये मिलेगा। तीसरा आपने एक चीज और, मांगलिक, ये जो है विस्तृत चीज है। मांगलिक, लग्ने बे पाताले चा अष्टमे कुजे, कुज होता है मंगल, लग्न में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, तो इसको हम 4 नामों की संज्ञा देंगे कि आपका बच्चा मांगलिक है, आपका बच्चा मंगल दोष से युक्त है, आपको मंगली योग है, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग उसको मंगली योग बोल देते हैं, कुछ लोग उसको मांगलिक कह देते हैं, कुछ लोग उसको मंगल दोष कह देते हैं, परंतु ये चीज जो है वो एक ही है। मांगलिक के साथ ही क्यों शादी की जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, मंगल का प्रभाव जो होता है ना वो दुष्प्रभाव माना जाता है। इसको पापी ग्रह कह ले, क्रूर ग्रह कह ले, एक ही चीज है। जहां को देखता है वहां पर भी, जहां पर बैठता है वहां पर भी। अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से करते फिर क्या कॉम्प्लिकेशन? तो इफेक्ट पड़ता है। किस चीज के इफेक्ट? देखो, सप्तम भाव का मंगल जो है वो डायरेक्ट विधवा योग को पैदा कर देता है। हमारे क्षेत्र में बहुत से मिलेंगे आपको। ओके। विधवा योग नहीं है तो तलाक का योग, वैवाहिक जीवन में कष्ट, संतान ना होना। यदि ब्रह्म विवाह है, यहां पर भी एक बात आती है जो ध्यान से सुनने लायक है। यदि ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह का मतलब क्या है? आप पहले कुल को देखा, आपने कुल को देखने के बाद आपने कुंडलियों का मिलान किया, कुंडलियों को मिलान करने के बाद वर और वधू को आपने आपस में मिला करके दोनों की सहमति को जाना, फिर उनकी सहमति होने के बाद कुलों की सहमति हुई, तब जाकर के आपने निश्चित किया कि हम इस कुल में विवाह करने को राजी हुए हैं। तो ब्रह्म विवाह में यदि आपने मंगल को इग्नोर कर दिया, निश्चित रूप से आपको कष्ट देगा। इसके अलावा 7 प्रकार के विवाह और होते हैं, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह इत्यादि इत्यादि। उनमें तो इसका मैंने प्रभाव होते नहीं देखा। प्रेम विवाह करते हैं बच्चे जी, तो उसमें मैंने इसका इफेक्ट होते नहीं देखा, परंतु ब्रह्म विवाह में इसका इफेक्ट मैंने बहुत बार होते देखा। हमारे नाम नहीं मैं किसी का लूंगा, पर मैंने स्पष्ट रूप से उनको मना किया था मत करो, पर उनको कष्ट हुआ। अभी भी कुंडलियों का जब मिलान होना होता है, लोग पहले सारा देखे आते हैं, तो बोलते हैं अब चलते हैं पंडित जी के पास, अगर वो यस कर देंगे तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये मंगल का जो प्रभाव है ये पड़ता है।
अगर जैसे लव मैरिज में आपने बोला कि इसका इफेक्ट नहीं आता है, अगर पता चल जाए तो मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी हो सकती है? देखो बात ये है, शादी होना ना होना एक अलग मैटर है। कुंडलियों का मिलान करना वो ब्रह्म विवाह का पार्ट है, ना कि लव मैरिज का। भगवान राम का स्वयंवर हुआ था, कुंडलियां तो नहीं मिली थी ना। बिल्कुल। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए थे बताइए? 16,108। 16,108। तो 16,108 से कुंडलियां मिली थी क्या? ऐसा नहीं। विवाहों के कैटेगरीज हैं। आजकल क्या है, इंटरकास्ट होनी शुरू हो गई है। तो नाड़ी दोष तो ब्राह्मणों को लगता है, वो इंटरकास्ट में आप क्या करेंगे फिर? उसको किस कैटेगरी में विवाह को रखेंगे? ब्रह्म विवाह का अर्थ है उचित कुल, उचित मिलान, उचित गुणों की संख्या, उचित मुहूर्त, तब जाकर के ब्रह्म विवाह संभव अगर है। लव मैरिज सेम कास्ट में हो रही है तो अब उसको ब्रह्म विवाह में रखेंगे तो उसके ऊपर सब कुछ कर देखिए, जब वो है ही लव मैरिज, उसको दर्शाया ब्रह्म विवाह की तरह है, तो उसका क्योंकि क्या आजकल निर्णय करना? लोग वो तो अपने आप से झूठ बोलने के बराबर है। तो अपने आप से झूठ बोलने के बराबर है। जब आपको पता है कि वो ब्रह्म विवाह है या वो प्रेम विवाह है, गंधर्व विवाह है, क्या है, वो तो आपका दिल जानता है। जैसे आजकल बोलते हैं ना हमारे घर में कि लड़की हमारी कास्ट की चाहिए, जिससे मर्जी कर, तो मैं उस मैटर में बोल रहा हूँ कि उसमें अगर कुछ मांगलिक दोष आ जाए या नाड़ी दोष आ जाए, लड़की भी अपनी कास्ट के या लड़का भी अपनी कास्ट का है, तो फिर क्या वो ब्रह्म विवाह में नहीं आएगा? वो जैसे हमने कुंडली का मिलान किया, जी। लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते, जी। विवाह की आयु पता थी आपको कितनी होती है? नहीं। हम्म। 9 वर्ष में लड़की और 11 से 13 वर्ष का वर। उसमें कहाँ प्रेम का प्रसंग चलेगा? ब्रह्म विवाह का जो समय था वो 9 वर्ष लड़की और 13 वर्ष तक लड़का। और जब लड़की वृद्धि को प्राप्त होगी तदुपरांत वो पति गृह में जाकर के वृद्धि को प्राप्त होगी। अर्थात जब उसका विवाह के योग्य होने का समय होगा वो पति के गृह में जाकर के होता था। 9 वर्ष में तो वो बच्चा है, तभी कहते हैं ना कन्या बैठानी है जी, 9 वर्ष से नीचे बैठानी है, क्योंकि 9 वर्ष के बाद तो वो विवाह के योग्य शास्त्र कहता मान दिया गया। और बर डेढ़ उसकी आयु से डेढ़ ही होनी चाहिए, जैसे कहते हैं हम। और क्या होता था, मुकलावा जाता था। कितने टाइम बाद जाता था मुकलावा? अगर आपको कोई सियाने पंडित जी है ना हमारे, क्या नाम उनका, रमेश्वर पंडित जी, रमेश्वर दत्त पंडित जी, उनसे पूछना, 100 वर्ष के लगभग आयु है उनकी। बिल्कुल। उनसे पूछना कि शादी कितने वर्ष में होती थी, वो आपको उचित आंसर देंगे। तब आप समझ में आएगी मेरी बात, ये सही कह रहे हैं कि आजकल शादी एक दिखावा है। मैं एक बात यहां पर और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुनने वाली बात है। शादी में कैटरिंग होगी 20 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की, जितना जितना सामर्थ्य है उतना सब दिखा दिया, हो गया जी, एंट्री जबरदस्त होनी चाहिए। अब बात आती है लगन और फेरों की। बेचारे पंडित जी, लड़का लड़की, उधर धुंध पड़ी हुई है, पर्दा कोई लगा नहीं हुआ है, टेंट के बाहर वो ग्राउंड में बैठा देते हैं। ये उचित नहीं है। एक और चीज आ गई है ना, जैसे आपने बोला कि दूसरी बात, मैं पहले इसको संपन्न करना चाहूंगा कि मेरी उन पैलेस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मंडप जो हो ना, आपका मंडप ऐसा होना चाहिए पंडित जी का दिल गदगद हो जाए, आह क्या बात है, यहां हम काम करेंगे। लोहे में तो हवन करवाने बोल देते हैं, वहां कच्चा होना चाहिए बढ़िया सा। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक बंदा कर दे उसको तो क्या है। उसके बाद दूसरी बात, जब लगन फेरों की बात आती है, बेचारे मूवी वाले, सॉरी मैं तो जुतियां खुलवा के ही बैठाता हूँ, वो बूट पा के मोरे बैठ जाते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ भाई खोल के बैठा करो, ठंड जितनी आपको लग रही है उतनी हमें लग रही है। तो मतलब विवाह का मतलब दिखावा नहीं है, नचना गाना नहीं है। विवाह का मतलब है संस्कार। संस्कार का अर्थ है निश्चित बढ़िया एक पूजा पाठ होना। और विवाह संस्कार एक बहुत बड़ी पूजा होती थी, समावर्तन संस्कार। कभी टाइम लगे तो हम संस्कारों के ऊपर भी बात करेंगे कि जो विवाह एक विवाह नहीं है, विवाह एक संस्कार है।
उसमें लड़की का गोत्रम कुलम नाम तथा, गोत्र बदल गया, कुल बदल गया, नाम बदल करके और रख दिया जाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं, एक अलग जीवन छोड़ करके एक नए जीवन में वो प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उसका मतलब हंसना गाना बजाना ही नहीं है, मजाक ही नहीं है। उसका मतलब क्या है कि भगवान लक्ष्मी और विष्णु हमारे घर में आए हैं, उनका आदर सत्कार से पूजन अर्चन बंधन होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। मैं यदि किसी की शादी करवाने जाता हूं तो मेरे पहले 3 नियम होते हैं कि भाई 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे जो समय है, मेरे को मत पूछना कितना समय लगेगा। बिल्कुल, मैं ये काम बोलने वाला था मैं कि दूसरी तरफ तो इतना खर्चा हम कर देंगे कि ये चीज भी चल रही है इंटरनेट के ऊपर आज, वो भी करनी है। पर जब लगन फेरों की बात आती है, पंडित जी शॉर्टकट कर देना, 1-1.5 घंटे में खत्म कर देना। मतलब वो जब विधि खत्म होगी तो आगे चल के वो डिवोर्स के कारण तो बनेंगी, जब विधि अच्छे से नहीं हुई। यस, आपने तो मेरे को कितनी बार देखा है। हमारे घर में सारी शादियां आपने की है, हाँ। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे, रात को 2 बजे बैठे हैं, सुबह 6 7 8 बजे तक को आराम से होता है सारा। वहां से बिल्कुल। और हम पहले कह देते हैं कि जी काम होगा आराम से, बिल्कुल। नहीं तो पंडित जी बहुत हैं, आप उनको बुला लो। यदि काम करना है तो जितना हमें आता है हम करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, और आराम से करेंगे और साथ देंगे तो बढ़िया होता है। और हमारे क्षेत्र के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान पंडित जी हैं, मतलब चलो नाम तो किसी का ले लें, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे से करते हैं। आप यदि पंजाब के मध्य क्षेत्र में चले जाएंगे ना तो वहां एक ही चीज पूछेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा पंडित जी, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में। परंतु यदि ऊना की बात होगी ना, ऊना नंगल, तो हमारे क्षेत्र में अच्छे पंडित जी हैं, बिल्कुल। तो मतलब विद्वान पंडित जी हैं, सारा समय लगाते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु हम फिर भी अपना पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि जो विवाह का अर्थ है वो संस्कार से है। संस्कार का अर्थ नाचना गाना बजाना नहीं है, संस्कार का अर्थ है विधिवत पूजा। अब मैं एक चीज इसमें और ऐड करता हूं, देखो भगवान की कृपा से मैंने कई सेलिब्रिटीज की शादी में गया हूं, पर मैं कभी ना ऑनलाइन नहीं डालता। कारण क्या है, अपने आप को दिखाने से फिर वो अलग ही चीज हो जाती है। हम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं, जिंदगी में कई ऐसे काम हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, तो दिखावे से कुछ नहीं होता। परंतु फिर भी हमने ये देखा कि रीति रिवाज में इक्का दुक्का फर्क है, शादियों में क्रम सही है और इस क्रम को अच्छे से ही करना चाहिए ताकि वर और वधू की जिंदगी में कोई कष्ट ना आ जाए, पुत्र पौत्र आदि से वो संयुक्त हो, इस लोक के समस्त सुख भोगे, धन धान्य से समृद्ध हो, ऐसा करना चाहिए। भैया ये चीज इफेक्ट डालती है, जैसे शॉर्ट करवा देते हैं कि लगन फेरे शॉर्ट कर दो जी पंडित जी, 1.5 घंटे में कर दो, तो क्या ये आगे चल के डिवोर्स के कारण बनते हैं ये चीजें? मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ, आपसे पैसे ले लिए जाए मर्सिडीज बेंज के, बिल्कुल। आपको कार थमा दी जाए मारुति 800, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, पैसे इतने और गाड़ी वो दे दी छोटी सी। बस इसी मेरा उत्तर है। बिल्कुल। भैया आप राजयोग और गजकेसरी योग के बारे में बात करते हैं कि जी आपके में तो राजयोग है, गजकेसरी योग है, तो उससे क्या होता है, वो चीज योग क्या होता है, क्या प्लैनेट्स की दशा बनती है और किस तरह का मतलब उसका लाइफ इंसान का आगे चलकर लाइफ होती है जिसके कुंडली में ये योग बने होते हैं? देखो प्रश्न आपका है, सीधी बात, राजयोग जी। या फिर योग। योग शब्द का अर्थ होता है जमा प्लस जुड़ना। ग्रहों के संयोग से बने हुई एक स्थिति को हम योग कह देते हैं। जैसे साधारण रूप से हमने राजयोग की बात करनी है तो जिसकी कुंडली में 3-4 ग्रह उच्च होकर के केंद्र में बैठ जाएं, सीधा राजयोग है। हमारे क्षेत्र में बड़े लोग हैं और बचपन में वो लोग कैसे होंगे, पहाड़े तक याद नहीं है, 0 से ऊपर नंबर नहीं कभी आया, लेना देना उनका कोई नहीं किसी से, हर लड़ाई में उनका नाम है, धीरे धीरे बड़े हो गए। अब बात आती है कमाने की, हम बीएससी कर ली, हम एमबीए कर ली, हम एमएससी कर ली, हम इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, कितनी नौकरी लग गई जी, 8,000 रुपये तनख्वाह है। बस क्या करें, मर गए, पहले पढ़ पढ़ के, अब कमा कमा के, अब फिर मिलेंगे हम वही राजयोग वाले बंदे से। इतनी सी मेहनत, ग्रहों का प्रभाव और राजयोग,
क्या मिलेगा? फॉर्च्यूनर कार, 10 12 20 टिप्पर, यहां भी काम लगा हुआ है, वहां भी काम लगा हुआ है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। राजयोग का प्रभाव ऐसा रहता है। राजयोग के कई प्रकार हैं, अगर गिनने बैठेंगे तो 10 12 हजार हो जाएंगे। अगर हम अपने देश के प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो क्या उनकी कुंडली में भी राजयोग है? बिल्कुल, उनकी कुंडली में कम से कम गज केसरी योग जो है वो पहला राजयोग है। वो आपको मान के चलो 40% कुंडलियों में मिल जाएगा। जिनकी कुंडलियों में ये गज केसरी योग मिलेगा, वो कम से कम जो है वो अच्छे परिवार में पैदा हुए होंगे, उनके माता पिता सरकारी नौकरी पे होंगे या अच्छे बिजनेसमैन होंगे, वो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे। उनका प्रभाव आपको देखने में मिलेगा, बोलने और चलने में दिखेगा, खाने पीने में दिखेगा। गज और केसरी, गज होता है हाथी, केसरी होता है शेर। शेर जो है वो राज के गुण देगा और हाथी दिमाग के गुण देगा। अब जैसे आपने कुंडली मिलान की बात की, आजकल बहुत कपल्स की अगर मैं बात करूं मोस्टली, तो उनको सबसे पहले ही रहता है कि हमारी कुंडली कितनी मिल रही है। तो ऑनलाइन वो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, सब कुछ डालो और कुंडली मिलान आ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कितने % एक्यूरेट है, और जो आप पूरी कैलकुलेशंस करके बताओगे वो कितने % एक्यूरेट है? इंटरनेट क्या चीज़ नहीं देख पाता है, आप क्या चीज़ देख पाते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन करते हो कि कितने % आपके कुंडली मिलान हो रहे हैं? देखिए, हमारे मन में एक बात बस जाती है कि मैं मांगलिक हूं तो मेरी शादी मांगलिक से होनी है, परंतु ऐसा जरूरी भी तो नहीं। बहुत से रिश्ते इसी करके मना हो जाते हैं। पहला प्रश्न ये होता है कि हमारा लड़का मांगलिक है, क्या आपकी लड़की मांगलिक है? बोलते हैं नहीं, तो बात ही नहीं चलेगी। बल्कि वो दोनों जो कपल है वो चाहे कैपेबिलिटी उनकी, कंपैटिबिलिटी उनकी चाहे हो, परंतु वो रिश्ता नहीं होता। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि मांगलिक का मांगलिक से ही विवाह होना है। जो मंगल ग्रह के प्रभाव को कम कर देने वाले ग्रह हैं, जैसे शनि, सूर्य, राहु, केतु इत्यादि, उनके प्रभाव से भी मंगल का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। ओके। फिर एआई में या ऑनलाइन नेट पे जो साइट उसमें कैलकुलेशन तो एकदम ठीक रहती है, परंतु जब बात आती है डिसीजन की, उन्होंने नीचे लिखा रहता है, अपने हाथ खड़े कर दिए होते हैं कि प्रबुद्ध ज्योतिषी को मिले। दिखाएं। कारण क्या है? क्योंकि वो मांगलिक को मांगलिक से ही मिलाएगा। वो नहीं जानता कि मंगल को शनि के साथ भी प्रभाव कम किया जा सकता है, कि होता है। हम जिस पंचाग दिवाकर का प्रयोग करते हैं उसमें भी तो लिखा है क्रमशः, यदि मंगल किन किन भावों में हो, उन्हीं भावों में शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ग्रह हो तो मंगल का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद मेष राशि का मंगल, मकर राशि का मंगल, ये उच्च हो जाता है, ये प्रभावहीन हो जाते हैं। वैसे कर्क राशि में मंगल नीच है तो वैसे ही प्रभावहीन है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो माना जाता है वो लगन का और सप्तम भाव का। उसके लिए सोच समझ के ही सही डिसीजन लेना चाहिए। अब ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स बनी हुई हैं एस्ट्रोलॉजी, 1 रुपए में आप बात करें, ये करें वो करें। जितना हमने सुना है, हमें यही बताया गया है कि सूर्य अस्त से पहले हमें अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए, उसके बाद नहीं करवानी चाहिए। बट वहाँ पे सारा टाइम चला हुआ है, रात को एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो क्या वो चीज़ गलत नहीं हो रहा है जो नियम बने हुए हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले तो हम सही शब्द से प्रयोग करें, ज्योतिष। ज्योतिष ज्योतिष और ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। इसके लिए एक श्लोक आता है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। क्या लिखा है इसमें? चंद्र आर्को यत्र साक्षिणः। चंद्रमा और सूर्य साक्षी होने चाहिए, उसमें साक्षी है। बाकी जितने शास्त्र उनमें विवाद पैदा हो जाते हैं। कोई कहता है ये मात्रा कम है, कोई कहता है ये छंद भंग हो गया, कोई कहता है इसमें ये त्रुटि है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में मैथमेटिक्स है, गणना है, वो त्रुटि नहीं आती। वो जो जोड़ भाग करके आएगा वो सही आएगा। तो कहता है किसके कारण आता है?
क्योंकि यहां पर चंद्रमा और सूर्य साक्षी है। सूर्य छुप गया, उसके बाद कौन साक्षी है? मान लिया चंद्रमा है। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप नित्य क्रिया को करते ही नहीं हो तब आप अपने इष्ट का साधन कैसे करोगे? अर्थात जो पूजा पाठ का समय है, कब का समय माना जाता है वो? जब दो समय मिलते हों, जिनको बोलते हैं हम सायंकालीन, अर्थात सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त से पहले। यह समय संध्या वंदन का होता है। तो उससे संध्या वंदन प्रारंभ होने से पहले पहले ही इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। संध्या वंदन के बाद इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी यदि बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो तो इसको प्रयोग करना चाहिए, वो भी चंद्रमा को साक्षी मान करके। इसीलिए फिर भी ये बात है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही इस कार्य को करना चाहिए। और जो आपने कहा, 1 रुपए में जाने अपना भविष्य। अब आप मेरे को ये बताएं कि जो ऑनलाइन चल रही है वहाँ पे कुंडली चेक करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल चल रहा है? क्योंकि 30 मिनट में वो रिचार्ज सिस्टम है, वहाँ पे 50 रुपये में आपको 1 घंटा मिल जाएगा, 1 रुपये में आप फ्री कॉल कर सकते हो। क्या इतने कम टाइम पे कैलकुलेशंस करना पॉसिबल है या फिर वो एक बिजनेस मॉडल है? देखिए, हाँ भाई, सही बात है। देखिए, ये मेरे हिसाब से तो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जो कारीगर है, ऊपर से जो विद्वान है और जो अपने कार्य को करने में सक्षम है, वो 1 रुपए में तो बैठा नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है। मैंने एक ऐप के माध्यम से एक बार बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको रख लेते हैं, आप आ जाइए हमारे पास। आपको तो इतना, आप प्रश्न इतने पूछ रहे हो ज्योतिष के, तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे पास कम उत्तर है, आपके पास ज्यादा है, आप हमारी ऐप को ज्वाइन कर लो। मैंने कहा, आप देखते हैं क्या करते हैं आप। उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल रख दी। इंटरव्यू के लिए कॉल रख दी, 2 चीजें उन्होंने पूछी। आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं? मैंने कहा जी डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने 3 चीजें बोल के बतानी है। मैंने कहा जी क्या क्या? एक इसमें ऐसे चार्ट खुलेगा, नंबरिंग होगी, वो याद कर लो, वो बता देना है। उसके बाद दशा बता देनी है, हम रेमेडीज बताएंगे, उनमें से आपको मैसेज आ जाएगा, आपने वो रेमेडीज उनको बता देनी है और उलझा के रखना है कम से कम 30 मिनट के लिए, उसका आपको कमीशन मिलेगा। दैट्स इट। ये क्या बात हुई? परंतु जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपके सामने बैठे रहते हैं, आपकी कुंडली को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको याद होगा, मतलब बहुत से आपने ज्योतिषी देखे हो, स्लेट रखी होती है और स्लेटी रखी होती है, उससे कैलकुलेट करते थे। फिर जमाना बदल गया, अब आजकल कागज पेंसिल है। मैं अपनी बात करूं तो ये देखो, ये रट्टन पड़ा हुआ है, ये किस चीज का है? पेंसिल पकड़ के कैलकुलेशन करने का। मैं दिखाता हूं कई बार बच्चों को या किसी को भी कि देखो, ये रट्टन ऐसे नहीं पड़ते, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं, तब जाके पता चलता है ये चीज ऐसे ऐसे है। एकदम से किसी का भविष्य बताना अच्छा नहीं होता। आपने किसी का भविष्य यदि बताना है तो ऑनलाइन, तो मैं बोलूं कि वो क्या अष्टक वर्ग को क्या निर्धारण करेंगे? अष्टक वर्ग को निर्धारण करना है कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। उनके नियम नाम तक नहीं पता होगा उनको, नियम तो बड़ी दूर की बात है। तो कुंडली का सही मैटर क्या है? कैलकुलेशन करके ही उसका वाचन करना चाहिए। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग सिंपल में बोले तो इसको पोज करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये किसी चीज को हम ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं और टाइम आने पर हमारा विश्वास उठ जाएगा उसके ऊपर से, क्योंकि हमें फिर वही चीजें, फेक चीजें दिखने को मिलने लग जाएंगी। अब बात आती है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक ब्राह्मण देवता जिन्होंने मंत्र पाठ किए, और वो मंत्र पाठ कितने दिन तक चले, और अटूट मंत्र पाठ, क्योंकि पाठ के जो प्रकार होते हैं, प्रारूप होते हैं, जटा, माला, शिखा इत्यादि। तो उन्होंने जो पाठ किया, क्या नाम था उसका पाठ का? घन पाठ या कुछ ऐसा नाम था। वो पदवी 200 साल पहले मिली थी, 200 साल बाद उनको दी गई। ऑनलाइन बंदे को मिल जाएगी वो? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। किसको मिलेगी? अब मंत्र उच्चारण है,
अब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो कई कई लोग बोलते हैं कि नहीं, अब हम गुरुकुल में हमें सिखाया गया है कि मंत्र कैसे उच्चारण करना है। हम किसी की कमी नहीं निकालनी, हमें क्या करना, कोई जिसने जैसा सीखा है वो वैसा उच्चारण करेगा। ऐसा ही ज्योतिष है। ज्योतिष में जितना आपने उसको समय दिया है, जितना आपने ज्योतिष को समय दिया है, ज्योतिष की गणना को समय दिया है, उसके बाद आपका उसके ऊपर कितनी पकड़ है, वो विषय प्रवेश आपका हो गया है, तब आप किसी के बारे में बता सकते हो। मंत्र आपको कंठस्थ है, सही प्रारूप मालूम है, सही उच्चारण मालूम है, वो सुनने में मधुर लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही है। अब ऑनलाइन पूजा करवाते हैं, पहले के टाइम पे तो ऑनलाइन का पूजा करवाने का कुछ सिस्टम नहीं था। अगर हम उनसे पूछे कि वो किस तरह से इफेक्टिव है, वो कहते हैं कि हम आपके नाम का ही संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं, तो करे कोई भी। तो क्या ये चीज़ होती है, ऐसे पॉसिबल है ऑनलाइन पूजा करवाना? क्या ये इफेक्टिव है या फिर ये भी एक बिजनेस मॉडल ही चला है? मैं इसके ऊपर क्या ही बोलूं, जब तक आप फिजिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अब किसी के ऑनलाइन गंडमूल कराने हैं, वो अपने फोन का तो स्नान कराएगा नहीं, बिल्कुल। तो बच्चे का होना कितना जरूरी है। गंडमूल कैसे करवाएंगे आप, है ना। फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो संकल्प मात्र से की जाती हैं, वो अलग चीजें हैं। बट कुछ चीजें ऐसी है जो आप ऑनलाइन लोग करवा रहे हैं, तो पता नहीं क्या है उनका, कैसे करवाते हैं, मेरे को तो मैटर पता नहीं। तो हम इन चीजों से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर। मैं ऑफलाइन चीजों को ज्यादा मान्यता देता हूं। कारण क्या है कि जब तक हम बैठेंगे नहीं, आपकी एनर्जी क्या है, आपका ऑरा क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल। हम पूजा में बैठे नहीं, उच्चारण नहीं सुना, हमने पूजा की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, देखा नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं, हमें कैसे उसका असर मिलेगा। ऐप्स की बात करी हमने, ऐप्स के ऊपर भी अब एक और चीज़ आ गई, एआई, जिसे बोलते हैं हम चैट जीपीटी। लोग कुंडली डालते हैं, अपना नाम सब कुछ डालते हैं, अपना प्रश्न डालते हैं और चैट जीपीटी उसका आंसर बता देता है। तो क्या चीज़ ये एआई इतना एडवांस हो चुका है कि अब एस्ट्रोलॉजर्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम एआई से अपनी कुंडली प्रेडिक्ट करवा सकते हैं? बात यह है कि एक समय लगता था जब वो तवा घूमता था, उसके ऊपर सुई रख दी जाती थी, वो गाना बजाता था। बिल्कुल। फिर आ गई सीडी, फिर आ गया पेन ड्राइव, अब यूट्यूब से डायरेक्ट सुन लो, ठीक है। परंतु हम फिर भी क्या करते हैं, जागरण यूट्यूब से करवा सकते हैं? नहीं। क्या करते हैं फिर? बुलाना पड़ेगा सिंगर। ये ऐसी है, ये कुछ दिन की बातें हैं। पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से निकाल लिया प्रिंट आउट, कुंडली लेके चल पड़े। ज्योतिष के तो वही मैटर है ना, हर साल दिवाली बदलेगी, हर साल 17 तारीख को नहीं आएगी, हर साल 16 को नहीं आएगी, हर साल 15 को नहीं आएगी। दिवाली का दिन निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए ज्योतिषी चाहिए। चैट जीपीटी बता देगी, मान लिया, अच्छी बात है, परंतु सटीक जानकारी चाहिए, उत्तम जानकारी चाहिए, तो ज्योतिषी के पास जाना ही पड़ेगा। अभी थोड़े टाइम पहले मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो मेरी फीड में एक एस्ट्रोलॉजर आया, बड़े प्रसिद्ध फेमस एस्ट्रोलॉजर है, सब जानते हैं उनको। और वो कोर्स बेच रहे थे अपना कि मैं 15 दिन में आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, ज्योतिष सिखा दूंगा कि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे को बताइए कि क्या इतने कम टाइम में ज्योतिष सीखा जा सकता है कि हम अपनी कुंडली खुद प्रेडिक्ट कर लें? बट जितना मैंने सुना है कि उसमें कुछ नियम होते हैं कि जो ज्योतिष होता है वो खुद की कुंडली खुद नहीं रीड कर सकता, डेथ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो इसके बाद फिर हम, अगर हमने वो कोर्स खरीद लिया है, कितने लोग उनके झांसे में आए होंगे क्योंकि उनका फेस बना हुआ है, तो फिर वो क्या चीज़ गलत नहीं हो रही है वो चीज़? मैं आपको सही में बताना चाहता हूं, देखिए, ज्योतिष की बात की आपने, सबसे पहले तो हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं हर चीज का। बिल्कुल। हम दिखाते हैं हम कि बेटर वे से कैसे उसको बोल सके। शेड्यूल को स्केड्यूल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे तो लोग हमें ज्यादा पकड़ेंगे, परंतु शब्द क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष। और हम अपनी माने तो हमने ज्योतिष को 14 साल दिए हैं, 14 वर्ष ज्योतिष पढ़ा है, तब जाके लोगों की कुंडलियां देखनी शुरू की है। अब वो 14 दिन में क्या अब पढ़ना सिखा रहे हैं मैं नहीं जानता। 14 दिन में तो 27 नक्षत्र याद नहीं होंगे लोगों को, ग्रहों की डिग्री निकालनी नहीं आएगी, महादशा कैसे फाइंड करनी है 14 दिन में कैसे कर लेंगे वो। सब कुछ छोड़ दो, योग के नाम याद करके बता दो 14 दिन में, छोड़ दो।
तो ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए। कम से कम आप एक ऐसे ज्योतिषी को पकड़ें, ऐसे ज्योतिषी के पास जाएं जो विद्वान हो, जिसको गुणी जन अर्थात जो लोग अचीवर्स हैं अपनी लाइन में, और वो उनको सजेस्ट करे कि उनके पास जाओ। हमारे क्षेत्र में एक ज्योतिषी ऐसे भी हैं, ना तो वो ज्योतिषी हैं, ना तो उनको ज्योतिष का कुछ पता है, परंतु पूजा करवाने का 15 से 20 हजार रुपया, 21 हजार रुपया, 50 हजार रुपया ले रहे हैं। क्या करना, तो लोग भी जा रहे हैं, ठीक है ले लो भाई। हाँ, पर अब समझ में आने लग गया, नहीं ये साल 2 साल की बात होती है, उसके बाद नहीं। एक चीज यहां पर और ऐड करता हूं, कुंडली दिखाने का मतलब यही नहीं होता कि सामने वाला ज्योतिषी हमें यदि पाठ बताएगा तो ये ठीक है, और लोगों की ये गणना भी हो गई है, मानना भी हो गया है कि जो जितना महंगा उपाय बताएगा वो उतना अच्छा ज्योतिषी है। ऐसा नहीं है। ज्योतिष का मतलब क्या होता है, तीनों कालों को गणित के माध्यम से जानने की इच्छा रखना, वो ज्योतिष है। ज्योतिष को जानो, और ऐसे लोगों के झांसों में बिल्कुल मत आओ कि जो ज्योतिष का ही प्रारूप बिगाड़ रहे हैं। एक और आजकल चल रहा है न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड रीडर। देखो, हर एक चीज का एक अपना विधान है, परंतु जो ज्योतिष का विधान है वो अथाह समुद्र है। कम से कम एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपको 4 से 5 वर्ष जो है वो लग जाएंगे। तो अगर ज्योतिष आपने पढ़ना है तो इच्छा है तो 3, 4, 5 वर्ष तो इसको देने चाहिए, तब जाकर। ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर मैं आज के ज़माने के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मे बी ऑकवर्ड लग सकता है थोड़ा सा। ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर मोस्टली लड़के या लड़कियां क्या क्वेश्चंस करते हैं कि क्या वो मेरे को कितने दिन के बाद मैसेज करेगी या करेगा, क्या वो मेरे को स्टॉक कर रही है या करेगा, हमारी लड़ाई हो गई है, क्या वो ब्रेकअप हो रहा है, हमारा ब्रेकअप के पीछे का क्या रीज़न है। तो इस तरह के जो कपल्स है वो क्वेश्चन ऑनलाइन उनके ऐप्स के ऊपर जाकर पूछते हैं, और वो ज्योतिष भी जो उनकी कुंडली से वो चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आज से पहले देखें तो ऐसा तो उस टाइम पे कुछ नहीं था कि ज्योतिष के पास हम लोग ये जाकर पूछ रहे हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो क्या ये चीज़ ऐसे क्वेश्चनों का ज्योतिषी आंसर दिया जा सकता है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलने की इच्छा है। देखो, मैप में हम ऐड करवा सकते हैं कि हम क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही हम यूट्यूब पे, आप एक बार यूट्यूब खोल के देखो, वहां पर आपको पहले ही कोई ज्योतिषी दिख जाएगा, और वो उसने उसका क्या प्रश्न का उत्तर होगा कि मेरी लव लाइफ में ऐसा चल रहा था और मैंने एस्ट्रोटॉक पे बोल दिया, वो हो गया। एस्ट्रोटॉक नाम की कोई वो है ऐप, तो उसकी हर जगह ऐड चल रही है। बहुत बढ़िया, मान लिया सब अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो, लव मैरिज और अफेयर मैरिज, अफेयर लाइफ, इन दोनों का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिन्हें डिसाइड किया है ना कि मेरे जीवन का ये टारगेट है और मैं इसके साथ शादी मैंने करनी है, वो बंदा किसी भी हद तक चला जाता है और वो शादी कर लेते हैं और हो भी जाती है। ज्योतिष को इसके साथ जोड़ना उचित नहीं है। कारण क्या है? प्रश्न लोगों के रहते हैं कि वो मेरे को मैसेज करेगा, क्योंकि जब ज्योतिष लिखा गया था तब फोन नहीं होता था, जब ज्योतिष लिखा गया था तब मैसेज नहीं होता था। तो भगवान जाने वो एस्ट्रोटॉक वाले कैसे उत्तर देते हैं। हम इतना उत्तर जरूर दे सकते हैं कि आपका बच्चा मर्जी से विवाह करेगा या नहीं करेगा, ये सटीक उत्तर मिलेगा, ठीक है। परंतु आपका लव अफेयर कैसे है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये वैदिक ज्योतिष का मामला कर रही है, वो कर रहा है। ये वैदिक ज्योतिष का कोई मामला नहीं है। ये तो ज्योतिष का मजाक बनाने वाली बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़ के पूछना चाहिए, कौन सा ग्रंथ पढ़ के आए हो आप, भाई हमें भी बताओ, हम भी पढ़ना चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष शास्त्र के, बृहद शास्त्र, होरा पाराशर, जातक पारिजात है, लघु पाराशरी है, जातक अलंकार है, कितने ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने का मजा आता है। अरे जीवन बीत जाता है। मानसागरी है, फल दीपिका है, सूर्य सिद्धांत, मैं धन्य मानता हूं ऐसे गुरुजी हमारे जिन्होंने मैं सूर्य सिद्धांत पढ़ाया। क्या मजा आता था, एक एक रेखा
हमारे सामने ला के रख देते थे, वो ये सूर्य ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और कैलकुलेशन में दिखता था हाँ वाकई में ऐसा है। हमारे दिवाकर गुरु जी हैं शिमला से, LBS में पढ़ाते हैं सूर्य सिद्धांत। जिसकी एक क्लास रुक गई थी उसको क्लास से बाहर, जो कंटिन्यू आएगा वो सूर्य सिद्धांत पढ़ेगा। बड़े अच्छे गुरु जी, 100 में 100 आपके। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि ज्योतिष से ये चीज जानी जा सकती है कि हमारा जो पार्टनर है वो किस तरह का होगा, उसका किस स्वभाव किस तरह का होगा। कि अगर शायद हमारी लव मैरिज है तो जो हमारा पार्टनर है, आपने हमारे गुण बताए कि वो वैसे वैसे हैं, अगर वो चीज हमें उसमें दिख रही है तो हम मान सकते हैं कि वही हमारा फ्यूचर पार्टनर है। देखिए, जो बात आती है पार्टनर की, पार्टनर एक उचित शब्द नहीं है, हम जीवन साथी कह सकते हैं। लड़की है तो अर्धांगिनी और पति है तो परमेश्वर। तो वो यदि कुंडलियां मिलान हुई हैं तो निश्चित रूप से पता रहेगा इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। जैसा कि आपको पता भी है कि लोग मुझे मुख्यतः जानते इसीलिए कि मैं किसी भी कुंडली बता करके 90% तक मेरा करेक्ट एक्यूरेट रहता है कि ये स्वभाव कैसा है और ये क्या करते हैं, कौन से फील्ड में है, क्या इनके साथ हुआ है, क्या पास्ट है, ऐसा बताने में ठीक चलता है। तो हम ये बता सकते हैं, जीवन साथी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। किसके बारे में? जो अफेयर्स है, वो सब फेक चीजें अपने दिमाग से, मतलब एक मानवकृत बातें होती हैं, वो ये सब वहम है, अंधविश्वास है। बताया जाएगा जो आपके साथ रिश्ते जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात कही कि हस्तरेखा से पता लग जाएगा आपके जन्म तिथि का, जन्म समय का, पिता के नाम का, माता के नाम का प्रथम अक्षर। हमारे बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे भी कई फॉर्मूलाज हैं जो सिद्ध हुए और मैंने उनके ऊपर बड़ा वर्क किया था, शायद आपको पता होगा। एक मार्केश का फार्मूला था। मेरे दादाजी की कुंडली थी, टिपड़ा था, हमने उनका जब दिखाया, शायद आपको भी दिखाया था, हाँ, दिखाया तो था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि उनकी जो एज है वो रमेश्वर दत्त शास्त्री जी ने बनाया था। उनके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि इनकी मैक्सिमम एज 82 या 83 होगी और 84 के वो चले गए। तो आपने भी एक मार्केश का बनाया था फॉर्मूला, तो क्या ये डेथ प्रेडिक्ट की जा सकती है? देखो, मैं आपको सही बात बताऊं, जो इस वीडियो को देखेंगे और जिनके जीवन में ये चीजें आई हैं, वो लोग नीचे कमेंट में ही बोल देंगे, देखना कि पंडित जी ने हमें बताया था, हो गया। पंडित जी ने इधर को भेजा था, हम ठीक रह गए। पंडित जी ने हमें मना किया था पर हम पहुंचे और वहां हो गया। तो ये जो मार्केश है ना, इसका फॉर्मूला बनाया मैंने नहीं है, हमें पढ़ने का मौका मिला। ओके। हमारे घर में कम से कम मान के चलिए 300-350 साल पुराने ग्रंथ पढ़े हैं ज्योतिष के। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मुझे वो ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। और वो ग्रंथ बहुत रेयर हैं, पूरी इंडिया में उसके 1, 2 या 3 प्रतियां ही शेष होंगी, बाकी मुझे नहीं लगता वो कहीं होंगी। और उन ग्रंथों से हमने निकाल करके निचोड़ निकाला कि देखो क्या है इसमें, पढ़ा, उनको देखा, तो पता चला कि जो ऋषियों की कैलकुलेशन है ना, बिल्कुल करेक्ट है। वो यही एक एस्ट्रोनॉट ऊपर जा करके बताएगा चंद्रमा की क्या स्थिति है, एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी यही आंखें बंद करेगा, सोचेगा, बिताएगा और बताएगा कि मंगल की स्थिति ये है। वो कैसे बताएगा? फॉर्मूला से। ऐसे ही मार्केश का फॉर्मूला था। फिर 2-3 लोगों को पता चला कि यार हमारा भी देखो, हमारा भी देखो। उनमें से एक का मार्केश था, तो मैंने बताया भाई आपकी ये डेट है, थोड़ा औखा हो जाएगा, ध्यान से रहना। उस समय पूरा हुआ और उनका देहांत हो गया। ऐसे बहुत से लोग, तो हमारे एक, आप जानते होंगे, आपके क्षेत्र के वो ट्रक यूनियन के प्रधान थे प्यारालाल जी, उनका भतीजा, उसको तो डेट भी निकाल के दी मैंने। वो जिद कर दी थी जिसने आपके साथ, जिसने जिद करके आपसे निकलवाई वो थी। बोला नहीं, हाँ, वो बोला नहीं, यानी कुछ नहीं हो, और बेचारा चला गया। बड़ा दुख हुआ मेरे को। और भी ऐसे कई मतलब थे कि नहीं, हो नहीं पाएगा ये। तो फिर कई बार वो लोग बोलते हैं, एक तो ऐसा था जिद करके निकलवाई उन्होंने कि देखो देखो देखो, पर वो क्या ही नाम लेना उसका, और जीवन उसका उतना ही था। तो संयोग होता है ये,
उसके बाद फिर मैंने वो चीज को फिर रोक दिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं। फिर लोग ना उल्टा बोलने लग जाते हैं कि इस ज्योतिषी की जुबान काली है, फलाना है, ढिमकाना है। तो हमने कहा नहीं, ये मतलब प्रेडिक्ट की जा सकती है, प्रिडिक्ट की जा सकती है, एक्यूरेट। एक्यूरेट की जा सकती है। अब आप मेरे को बताइए कि 12:05 के ऊपर 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो दोनों की कुंडली सेम बनती है, सेम ग्रह नक्षत्र सबके सेम है, बट एक बच्चा आगे जाके अमिताभ बच्चन बन जाता है और एक बच्चा सिर्फ नॉर्मली रह जाता है। तो एक मेरे को बताइए कि ये कैसे हुआ? दोनों एक टाइम पे पैदा हुए, दोनों की कुंडली सेम, नक्षत्र सेम, सब कुछ, एक अमिताभ बच्चन बन गया और एक नॉर्मली रह गया। देखो, आपसे प्रश्न है मेरा, वैसे तो आप मेरे से कर रहे हैं पर मैं भी कर सकता हूं कि क्या आप पूर्व जन्म के संस्कारों को प्रारब्ध के ऊपर विश्वास रखते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो बिलीव सिस्टम है, मैं तो कहता हूँ कि पिछला जन्म नहीं होता है। पूर्व जन्म होता है। आप संस्कार से चलते हैं, प्रारब्ध से जुड़ते हैं। आपका जन्म यही क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं हो गया? ठीक है ना? आप आज यहां बैठे हैं तो आप अमेरिका में क्यों नहीं बैठे हो? आपने प्रिपरेशन की किसी चीज के लिए, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, आप किसी और चीज में चले गए, क्यों कर दिया चेंज? ये सब क्या होता है? पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध होता है, जो हमने पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो जुड़ते रहते हैं। अब होता क्या है कि एक ही समय में जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, उन्हीं में जुड़वा बच्चों में उसके लिए एक विशेष सिस्टम रहता है, जिसके ऊपर मैंने विशेष रूप से स्टडी की है। हमारे क्षेत्र में 12-13 ऐसे परिवार हैं जो मुझे जानते हैं, जिनके जुड़वा बच्चे हैं। और वो देखना, कमेंट जरूर करेंगे कि जैसा पंडित जी ने बताया वैसे ही हमारे बच्चे बड़े हो करके उनका वैसा ही स्वभाव बना और वैसे ही हुए, और फील्ड भी अलग अलग हुए। वो क्यों होता है ऐसा? पूर्व जन्म का संस्कार आकर के जुड़ता है। इसीलिए एक ही समय में जन्मे हुए 2 अलग अलग बच्चे, वहां पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, जुड़वा में पहला जन्मा, जुड़वा में दूसरा जन्मा। अब बहुत जगह के ऊपर भगदड़ मचती है, हजारों लोग मर जाते हैं, तो उन सब की डेथ भी प्रेडिक्ट है कि उन सब की डेथ एक ही टाइम पे होगी। देखिए, अगर प्रबुद्ध ज्योतिषी होगा ना, तो आपको बता देगा कि आपकी जो मृत्यु है वो जल में होगी या भगदड़ में होगी या कैसे होगी, ग्रुप में होगी या दुर्घटना से होगी। आपके क्षेत्र में वो पंडित जी आते हैं, सुरेश जी, क्रियाकर्म करवाते हैं, तो 64 प्रकार का दुर्मरण बताते हैं। दुर्मरण, मरण नहीं, क्या बोला मैंने? दुर्मरण। 64 प्रकार का दुर्मरण, कि व्यक्ति 64 प्रकार से मर सकता है। तो यदि वो मरा है तो उसके लिए एक प्रक्रिया करवाई जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि उसकी व्यवस्था है तो उसको जानने की व्यवस्था भी है। तो किसी की मोटर खराब होगी ना, जो अच्छा कारीगर होगा, कार की आवाज से पता लगा लेगा इसकी कार में क्या प्रॉब्लम है, आवाज स्टार्ट होने से ही। ऐसी ही बात इस चीज की है। अच्छा प्रबुद्ध ज्योतिषी होगा तो जीवन में 100% तो भगवान ही होता है ना, कोई कैसे हो सकता है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं वहां पर प्रोबेबिलिटी से 90-80% तो कोई बता ही देगा कि ये ऐसा ऐसा इसका जीवन आधारित रहेगा। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे आज बात करके, बहुत कुछ हमने भी सीखा आपसे, बहुत कुछ नई चीज़ें हमें जानने को मिली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके टोटल 4 पॉडकास्ट आएंगे, जिसमें हम एस्ट्रो जो ज्योतिष है उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें आगे चल के हम और भी बहुत कुछ भैया से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए पॉडकास्ट में, एक और नई कहानी के साथ।